और पहले खबर है जम्मू कश्मीर से। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए नीम फौजी 100 दस्तों को तैनात करने का फैसला किया है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए और इस खबर के बाद काफ़ी हलचल मच गई है। इन दस्तों में 10,000 के करीब जवान होंगे। इन दस्तों को भेजने का सिलसिला आइंदा कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। मरकज के इस फैसले से कश्मीर की सियासत में हलचल देखी जा रही है। कुछ सियासी लीडर इसे दफा 35A के खात्मे से पहले की तैयारी से ताबीर कर रहे हैं, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। हालांकि मरकज ने कहा कि इससे मिलिटेंटों पर कार्रवाई करने और क़ब्ल वक्त दबोचने में आसानी होगी। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद और सियासी लीडरों में कश्मकश देखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 100 दस्तों को तैनात करने की तैयारी की जा रही है मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से, इस पूरे मामले पर जो है जायजा लिया है हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। के अंदर में एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां पर 100 से ज्यादा कंपनियों को अतिरिक्त वहां पे कंपनियों को बकायदा तैनात करने का फैसला लिया गया है। 100 अतिरिक्त कंपनियों की अगर बात करें, जिसमें पैरामिलिट्री के जवान होंगे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान होंगे और 100 अतिरिक्त कंपनियां जो भेजने का प्लान किया गया उसमें उसके तहत तकरीबन 10,000 से ज्यादा जवानों को वहां पे भेजे जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये फैसला 25 जनवरी को लिया गया और इस बीच में बकायदा एनएसए अजीत डोभाल जो है वो जम्मू कश्मीर में गए थे और वो वहां से यात्रा करके लौटे हैं। 3 दिन की यात्रा करके शुक्रवार को लौटे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में कई और भी अटकलें चल रही हैं कि अनुच्छेद 35A जो है उसको भंग करने के पहले इस तरह की वहां पे कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए बकायदा वहां पे तैनात किया गया है। लेकिन ये महज अभी कई तरह की अटकलें ही कही जा सकती है। इसके साथ ही ये भी अटकलें चल रही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों के मसले पर एक बड़ा ऑपरेशन हो, इसके लिए वहां पे अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। तो कहीं न कहीं बहुत तरह के मसले चल रहे हैं, लेकिन इस मामले पर देखना लाजमी होगा कि गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर क्या पुष्टि की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मजीद नीम फौजी दस्तों को तैनात करने से मकामी अवाम में डर और खौफ का माहौल पैदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में फोर्सेस की कमी नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर नजरसानी करे। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीर का मसला सियासी नौयत का है और इसे फौज के जरिए हल नहीं किया जा सकता। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से नीम फौजी दस्तों की तैनाती का फैसला मरकजी वजारत दाखिला ने किया है, सियासी हलचल एक तरह से देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से ये बात साफ जाहिर होती है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इससे अवाम में खौफ होगा। क्या कुछ इस मामले को जिस तरह से लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, कैसे देखते हैं परवेज? परवेज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज परवेज तक नहीं पहुंच पा रही है। नाज़रीन, आपको बता दें मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 जो है नीम फौजी दस्तों को तैनात करने का फैसला किया है। 10,000 करीब जवान उसमें शामिल होंगे। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने और वक्त से पहले उन्हें दबोचने की एक कोशिश है। मामूल की एक तरह से प्रैक्टिस है फौज की और सरकार की, इसको जो है सीरियस न लिया जाए। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती या जिस तरह से दीगर लीडरों के ट्वीट आ रहे हैं कि अवाम में एक तरह से वो कह रहे हैं कि अवाम में एक तरह से खौफ होगा, डर का माहौल इस तरह से होगा। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मामला सियासी है, न कि जो कि सियासी नौयत का मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला, इससे सियासी तौर पर हल किया जाए, न कि फौज के जरिए। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, जिस तरह से नीम फौजी दस्तों की तैनाती का फैसला लिया गया है, इसे जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में एक तरह से एक सियासी हलचल देखी जा रही है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल जिलानी, सही कहा आपने। एक काफ़ी तशवीश लोगों में पाई जा रही है। कल से ही यहाँ पे जब से ये ऑर्डर आया है कि यहाँ पे मजीद जो है वो 100 कंपनीज़ को डिप्लॉय किया जाएगा, चाहे वो सियासी हलके हों या आम लोगों की हम बात करें, तशवीश सब में है कि आखिर क्या आगे होने वाला है। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने कल ट्वीट करके ये बताया था कि मरकज़ को इस फैसले के बारे में फिर से एक बार गौर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तशवीश यहाँ पे लोगों में है। हाल ही दिनों में हमने देखा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ज़रिए यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 15 अगस्त के बाद कुछ होगा। खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद आर्टिकल 35A को हटाया जाए, या दूसरी ओर अगर देखें तो ये भी चिमिगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और इलेक्शन हो जाए। जो हमारी बात जो यहाँ पे अधिकारियों से हुई है, पुलिस या CRPF के अधिकारी जो हैं उनके साथ हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये एक नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, जो नॉर्मल इंडक्शन होती है CRPF की, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। और जो एंटी टेररिज्म ग्रिड जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वक्फन ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक बनी हुई है। यहाँ पे लोगों में पहले ही बेचैनी थी इस हवाले से, अब जो ये मरकज़ का ये नया ये किस्म का फरमान आया है तो इसके चलते मजीद और परेशानी बढ़ गई है लोगों के लिए। जी परवेज, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वादी में फोर्सेस की कमी नहीं है, फिर क्यों ये फोर्स जो है तैनात की जा रही है, एक सवाल ये भी उठाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि मरकज़ से वो एक बार फिर से गौर करें अपने इस डिसीजन पे। उनका यही कहना था कि आखिर 10,000 नीम फौजी दस्ते जो ये 100 कंपनीज़ में यहाँ पे आएंगे, आखिर इनका रोल क्या रहेगा यहाँ पे, इनका काम क्या रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू इसका देखें तो सिक्योरिटी सिचुएशन जैसी यहाँ पे है, जैसी हमारी बात हुई है अधिकारियों के साथ, तो उनका बार बार यही कहना है कि जो एंटी टेररिज्म ग्रिड है यहाँ पे उसको मजबूत किया जाएगा। दूसरी ओर से अमरनाथ यात्रा की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है वो रहती है फोर्सेस की यहाँ पे। तो कुल मिला के देखें तो जो सियासी तंजीमें हैं यहाँ पे वो इसकी मुखालफत करते नज़र आए हैं। लोगों में इस पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, हत्ता कि यहाँ तक कि लोगों में आपस में ऐसी चिमिगोइयाँ हो रही हैं कि लोग आपस में कह रहे हैं कि राशन पानी पहले ही वो जमा करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में अफवाहबाजी का बाजार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ऐसी भी लोगों में अफवाहें फैली हैं कि 15 अगस्त के बाद न जाने क्या होने वाला है, और लोग जो राशन वगैरह है या गाड़ियों में तेल वगैरह वो पहले से ही भरवा के रखते हैं। हालांकि अगर हम हुकाम की बात करें तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। उनका यही कहना है कि एक नॉर्मल इंडक्शन है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि हर साल होता है। ताहम दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 100 कंपनीज का आना ज़रूर शक व शुबा पैदा करता है। जी जिलानी। जी परवेज, एक तरफ 15 अगस्त करीब है और दूसरी तरफ गवर्नर राज वहाँ चल रहा है, और तीसरी बात अमरनाथ यात्रा जिस तरह से चलाई गई है ठीक ठाक इस बार जो है रहा है मामला, और एक तरफ 35A की बात चल रही है, और सियासी तौर पर जिस तरह से बयानबाजियाँ हो रही है कि 35A जो उस पर जो है काफ़ी सियासत हुई, इलेक्शन में भी हुई, इलेक्शन के बाद भी हुई पार्लियामेंट इंतखाबात में, लेकिन 35A को हटाने का मामला सियासी लीडर कहते हैं कि हम उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन शक व शुबा जिस तरह से किया जा रहा है कि ये 35A को हटाने से पहले की एक तरह से तैयारी है, इसको देखा जा रहा है। लेकिन सरकार ये यकीन करा रही है कि ये मामूल की कार्रवाई है और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की एक तरह से कार्रवाई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर आखिर कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि ये मामूल की कार्रवाई है और दहशतगर्दी के लिए ही है? जी बिल्कुल जिलानी, जैसे मैंने कहा कि जो हालिया स्पीच हमने यहाँ पे सुना उमर अब्दुल्ला का, जो नायब सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका साफ ये कहना था कि कुछ मैकेनिज़्म ऐसा चल रहा है यहाँ पे जिसके ज़रिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनका साफ साफ इल्ज़ाम हुक्काम पे ही था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं उन्हीं के ज़रिए जो है ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 35A के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। हालांकि उनका ये भी मानना था कि 35A सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वही सबको काबिल कबूल होगा, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो या यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हों या यहाँ पर जो लोग हों, वही सबको काबिल कबूल होगा। ताहम ये गौर करने वाली बात है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में अफवाहें फैलने में ज़्यादा देर लगती नहीं है, तो इस टाइम भी अफवाहें गर्म है यहाँ पे कि 15 अगस्त के बाद कुछ 35A के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाएगी, जिसके चलते कि इतनी बड़ी तादाद में जो है नीम फौजी दस्तों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। हालांकि अब इसमें देखने वाली ये बात होगी कि 15 अगस्त के बाद होता क्या है। आखिर
जी। कुछ इकदाम उठाए भी जाएंगे कि यह जो मामूल जो हुक्काम यहाँ पे कहते आ रहे हैं कि ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, इंडक्शन सीआरपीएफ की या बाकी जो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है या फिर वही है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ इस पूरी जानकारी के लिए। नाजरीन, जैसा कि परवेज़ भट्ट बता रहे थे कि यहाँ पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी खदशात भी हैं। इंतज़ार करना होगा क्योंकि 15 अगस्त करीब है। सरकार ये यकीन दिला रही है कि मामूल की कार्रवाई है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की एक कोशिश है और वक्त से पहले दबोचने की एक कोशिश के तौर पर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो है अमन कायम करने की सरकार की कोशिश के तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सियासी तौर पर एक तरह की हलचल है, कई खदशात हैं सियासी पार्टियों को और वहाँ मकामी लोगों को, और एक तरफ अफवाहें भी हैं। अफवाहों ने एक तरह से वहाँ के मकामी अवाम को बेचैन कर दिया है। लेकिन हम भी ये कहेंगे अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार काम कर रही है और मौजूदा सरकार जो गवर्नर वहाँ चला रहे हैं वो एक तरीके से, जिस तरह से अमरनाथ की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को निपटाया गया है, एक तरह से जारी है और सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। लेकिन मकामी अवाम के जो खदशात हैं, जैसा कि परवेज़ भट्ट ने कहा कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 15 अगस्त तक का कि क्या कुछ हो सकता है। तो अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में मजीद 100 कंपनियां जिस तरह से तैनात की जाएंगी। आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर रवि दीप शाही ने इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल मामूल का अमल है और इस हवाले से घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ एजेंसियों की लगातार कोशिशों से ही इस मिलिटेंसी और पत्थरबाजी पर पहले से काफ़ी रोक लगाई गई है। आईजी सीआरपीएफ ने मकामी नौजवानों के वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने से बाज रखें। आईजी सीआरपीएफ ने हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट से खुसूसी बातचीत। 100 कंपनियां मजीद यहाँ पे लाई जा रही हैं। लोग तजब्जुब में है, लोग परेशान है कि आखिर इतनी कंपनीज का और क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या माजरा है सारा? जी, इंडक्शन और डी इंडक्शन फोर्सेस का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये क्योंकि कभी भी हमें महसूस होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ग्रिड या एंटी मिलिटेंसी ग्रिड को स्ट्रेंथन करना है तो उसके हिसाब से इंडक्शन होती है। आगे भी इंडक्शन हुई है, अभी भी हो रही है और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो ये एक रेगुलर हमारा प्रोसेस है। आइए साहब, अगर हम मिलिटेंसी फ्रंट के हवाले से बात करें या स्टोन पेल्टिंग फ्रंट के हवाले से बात करें, क्या स्टेटस है प्रेजेंट इसका? क्योंकि देखा जा रहा है कि कमी आ रही है इन सब चीज़ों में। सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है। अभी हमने देखा पिछले कुछ टाइम में मिलिटेंसी का ग्राफ भी नीचे गया, स्टोन पेल्टिंग भी काफ़ी नीचे आई है। तो ये बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल प्लान है बाकी फोर्सेस के साथ, एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो और अगर कोई आतंकवादी इनकाउंटर में है तो उसको मार गिराया जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। और जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है उसके चलते हुए सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में अभी है। अगर हम बात करें फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की, क्या इस टाइम फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो किस हद तक हो रही हैं, उसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया है। रिक्रूटमेंट जो पहले कुछ सालों में थी उतनी नहीं है अभी, उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया है और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और नीचे जाएगा ये। और यही अपील है लोगों से कि अपने यूथ को ये बताएं कि हथियार ना उठाएं, उसके बजाय अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाएं और हम इनके साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। आखिर में आपसे जानना चाहें कि अगर स्टोन पेल्टिंग के हवाले से बात करें तो क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि उसमें कमी आई है ग्राफ में, कि क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं? क्या यूथ जो है इससे अब उब गई है स्टोन पेल्टिंग वगैरह से? एक तो जो कोऑर्डिनेट एफर्ट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, एनआईए के हैं और जो बाकी ऑपरेशंस हुए हैं, एक तो कारण वो है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आम जनता भी समझ रही है कि स्टोन पेल्टिंग से कोई हासिल होने वाला तो है नहीं, तो एक अवेयरनेस ही आ रही है और मुझे जो कि एक अच्छी चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और आएंगी, अवेयरनेस आएगी और स्टोन पेल्टिंग और रिड्यूस होगी। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू सर। और वहीं आईजी सीआरपीएफ रविदीप शाही ने कहा कि वादी में सीआरपीएफ ने हालात को काबू में रखने के अलावा नज़्म नस्क को बरकरार रखने की एक बेहतरीन कोशिश की है और हर शोबे में सीआरपीएफ ने बेहतर काम किया है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि वादी के हर शोबे में सीआरपीएफ ने बेहतर काम किया है और डॉक्टर रविदीप शाही
सीआरपीएफ के 81वीं यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर हमहामा में आज यौम तासीस मना रही है। सीआरपीएफ का जो रोल है कश्मीर के अंदर, ऑपरेशनली इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग हो, वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी हो। इसमें हमारे बहादुर जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ग्राफ देखें, वो भी नीचे आया है। स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी कमी हुई है। तो उसका जो कारण है कि ये कंसंट्रेटेड एफर्ट रही है, जॉइंट एफर्ट रही है अलग अलग फोर्सेस की, और उसके चलते हुए अभी जो ग्राफ है एंटी मिलिटेंसी का वो भी नीचे है और जो स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है। और अब खबर वहीं से इनकाउंटर को लेकर है। जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ है और ये इनकाउंटर शोपियां के बेग मोहल्ला बोना बाजार में हुआ है। इसमें 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और इनकाउंटर में फोर्सेस ने मकामी मिलिटेंट के साथ साथ जैश के एक कमांडर मुन्ना लाहौरी को हलाक किया है। मुन्ना लाहौरी को मुन्ना बिहारी भी कहा जाता था। मुन्ना लाहौरी आईडी बनाने में माहिर था। इस पर कई आम शहरियों को हलाक करने का इल्ज़ाम था। जैश ने मुन्ना लाहौरी को कश्मीर खित्ते में नई भर्तियों के लिए इस्तेमाल किया था। दूसरे हलाकशुदा मकामी मिलिटेंट की शनाख्त तरका वांगाम के जीनतुल इस्लाम के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के मकाम के नज़दीक आम शहरियों और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। और अब खबर मुंबई से है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के थाने के बदलापुर में तेज बारिश की वजह से सैलाब की सी हालत हो गई है और रेल की पटरियों पर पानी आने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन बदलापुर और वांगानी स्टेशनों के दरमियान फंसी हुई है और ट्रेन में 2000 से ज्यादा मुसाफिर हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने कश्ती के जरिए 117 अफराद को बहिफाजत बचा लिया है और रेलवे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीमें मुसाफिरों को निकालने में मसरूफ है। तो मुंबई के थाने बदलापुर में महालक्ष्मी एक्सप्रेस से जो है फंसी हुई, बदलापुर और वांगानी स्टेशनों के दरमियान ये ट्रेन फंसी है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी है और लोगों को बचाने की कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट जो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से मिला और साथ ही रेलवे प्रशासन की तरफ से अब तक कुल 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, इस ट्रेन में जो यात्री सफर करने वाले थे उनकी संख्या 2000 जरूर बताई जा रही थी, लेकिन वो यात्री थे जो वागनी स्टेशन के बाद भी कुछ स्टेशनों पे इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्री थे। यानी शुरुआती दौर में जब ये मुंबई सीएसटी से ट्रेन चली तो कल्याण तक कुल 700 यात्री ही इस ट्रेन में थे। इस बात को अभी साफ और स्पष्ट किया है रेलवे प्रशासन की तरफ से। और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 500 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित तौर पर, बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दूं, एनडीआरएफ के साथ साथ ये एरिया आता है, जिला आता है थाने महानगर पालिका में। उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। साथ ही जो रेलवे पुलिस के जवान जो होते हैं जीआरपी, वो इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभा रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोकल जो लोग हैं, क्योंकि उनको पूरे एरिया के बारे में मालूम है कि कहाँ से कैसे गुजरेंगे और कैसे पहुंचेंगे जल्दी। और सबसे अहम रोल जो है शुरुआती दौर में नेवी के चॉपर की तरफ से इस्तेमाल किया गया। उस चॉपर से पूरे एरिया को पहले रेकी किया गया। अगर आप तस्वीरें देखें तो सिर्फ रेल की पटरी और हर जगह पानी पानी और बीच में ये रेल हमको नजर आ रहा है। तो ऐसे में कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित होगा की गई नेवी की तरफ से, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत की गई और अब जो जानकारी मिल रही है कि 500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया, बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जी प्रशांत, जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, कहाँ रखा जाएगा, क्या है, और वो अपने जो है रिलेटिव से किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? क्या कोई हेल्पलाइन जारी की गई इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए अभी सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा तो सुरक्षित जगह पर कैसे ले जाना है और उनके परिवार वालों के संपर्क में कैसे उन्हें लाना है, ये सारी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। बहरहाल सबसे पहले कोशिश की जा रही है, प्राथमिकता यही है कि जितने भी यात्री अंदर हैं सबको पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, फिर उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए या फिर उनको घर तक कैसे ले जाना है,
क्या मुहैया, क्या इंतजामात जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से की जाती है वो बाद में की बात होगी, लेकिन सबसे पहले कोशिश की जा रही है जितने यात्री अभी भी हैं उसमें उनको बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, सिर्फ ट्रेन नजर आ रही है, आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। और वहीं बिहार में भी यही सूरत हाल है। नेपाल में बारिश का मतलब बिहार में एक तरह से सैलाब की सूरत हाल बन जाती है और अररिया के गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। न्यूज़ 18 टीम सैलाब मुतासरा गांव अररिया पहुंची तो गांव का मिशन एक टापू के तौर पर दिखाई दिया है। यहाँ बकरांदी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और टूटी नाव के सहारे ही लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस गांव में अगर बीमार पड़ जाए तो खुदा मालिक है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे सतीश कुमार ने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहार के 13 अजला सैलाब की जद में है। लाखों अफराद मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। इनकी मुसीबतें कम होती नजर नहीं आती हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया, सीतामढ़ी, अररिया और बीघा सैलाब से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुतासरीन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इनकी मुसीबतें मजीद बढ़ गई हैं। और आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी दे रहे हैं सैलाब को लेकर, जिस तरह से बहुत ही बुरी हालत में है तकरीबन ये 13 अजला? आनंद, देखिए, बिल्कुल कई खासकर मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और जो शिवहर के इलाके हैं उस इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। और इस वक्त हम एक गांव में है, नरुआर, जो झंझारपुर के इलाके में पड़ता है। और इस नरुआर गांव की स्थिति आपको हम कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तबाही मची है। जिस गांव के तमाम जो घर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं बाढ़ के पानी में। और यही वो तटबंध था जहां से तटबंध टूटने के बाद इस गांव में तबाही मची थी। तो फिलहाल हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत तबाही मची है झंझारपुर और मधुबनी के कई इलाकों में। और नरुआर गाँव जो एक अच्छा खासा गाँव हुआ करता था, उस गाँव में ज़बरदस्त तबाही मची है। और आप नदियों के बीच में, आप पानी के बीच में देख सकते हैं कि ईंट का टुकड़ा, दीवार और तमाम तरह के मलबे, वो ये मलबे है जो पहले यहाँ पे मकान हुआ करता था, लेकिन अब वो टूट चुका है इस बाढ़ के त्रासदी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तबाही मची है, खासकर मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के वो इलाकों में। और इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं कई सारे गाँव के लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि तबाही कितनी मची, कितनी तबाही हुई। सर, सरकार की तरफ से जो मदद वगैरह मिलता है वो मिला है आप लोग को? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। सुने 6,000 रुपया का अब ट्रांसफर होना शुरू होगा, लेकिन हुआ नहीं है। गांव में कहीं नहीं। NH पर जो लोग भाग के चले गए थे उनको भोजन, गांव में किसी लोगों को, गांव में किसी को नहीं। गांव में किसी सरकार की तरफ से गांव में किसी तरह का राहत नहीं मिला है। तो जो सरकारी मदद का दावा किया जा रहा है कि सरकार मदद पहुंचा रही है, नहीं पहुंच पा रही है आप लोग को? ये हवाई है। बिल्कुल, आपने सुना कि गांव वाले लोगों की जुबानी की क्या कुछ सरकारी हकीकत है। जो दावे की हकीकत हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लोगों की जुबानी सुनाने की कोशिश की। और कई सारे इलाकों में बहुत कुछ स्थितियां ऐसी ही देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है। और खासकर जिस इलाके से पानी निकल भी गया है वहां भी त्रासदी देखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार में सैलाब की सूरत हाल, 13 अजला डूबे हुए और सरकार की तरफ से फिलहाल कोई मदद नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।